Hello dear students, our today topic is gradient as a surface normal vector. So students, let the family of surface is given by f of xyz is equal c with various values of c are called the level surface of the scalar function. The surface are also called equipotential surface. The gradient of a differentiable function, of two variable at a point is always normal to the function level curve through that point. Let r of t is equal x of t I plus y of t j plus z of t k be a smooth curve on the level surface f of xyz is equal c of a differentiable function f. Then f of x of t, y of t, z of t is equal c. Now we differentiating both sides with respect to t. देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी सरफेस नॉर्मल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ी। उसमें क्या दिया हुआ है कि सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या होता है आपका, कि कोई भी आपकी जो सरफेस है, ठीक है, उसके किसी भी पॉइंट पे सरफेस पे उसका जो परपेंडिकुलर होता है यानी नॉर्मल होता है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेडियंट एफ होगा। और इसको हम प्रूव करने के लिए देखो अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे उसके लिए हमने इसमें क्या कहा है कि आपके पास फैमिली ऑफ सरफेस यानी एक एक्स वाई जेड इजिकल सी एक क्या हो गई आपकी इक्वेशन हो गई, जिस फॉर्म में आपके पास क्या होगी, कोई सरफेस डिफाइन हो। वो सरफेस कोई भी हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है और सर्किल हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है आपकी विच इज़ डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि अगर अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल सी, देन एक्स एंड जो पोजीशन वेक्टर आपका आर ऑफ टी होता है वो आपका क्या डिफाइन है, एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के डिफाइन है। देन जो अपना फंक्शन है अगर उसको भी यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है वो किसके फंक्शन हो, टी के फंक्शन हो, एक्स वाई जेड किसके फंक्शन हो, टी के हो, तो हम क्या बोलेंगे एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल सी। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे वो समझो, डिफ्रेंशिएशन कैसे हुआ है ये स्टूडेंट्स आपके समझने के लिए क्वेश्चन के अंदर जब हम सोल्व करेंगे तो ये चीज़ें इतनी काम नहीं आएंगी आपके, है ना। देखो कैसे करेंगे, आपको क्या दिख रहा है कि एफ जो है वो किसका फंक्शन दिख रहा है, यहाँ पर एक्स वाई और जेड का, तो आप लिखोगे एक्स वाई जेड। फिर एक्स किसका फंक्शन दिख रहा है, टी का, तो आप लगा दोगे टी। वाई किसका फंक्शन दिख रहा है, टी का दिख रहा है। जेड किसका फंक्शन है, टी का है, क्योंकि जेड ऑफ टी लिखा हो तो अंदर क्या होगा, टी होगा ओनली। अब आपसे पूछा है इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ, इसके मैं करूँ डी एफ अपॉन डी टी, क्योंकि ओवरऑल तो है क्या, नीचे टी है, तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी एफ अपॉन डी टी करूँगा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप किसका करोगे, इस ऐप का करोगे। तो इस ऐप का करोगे तो आपको टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताया था मैंने, डी एफ अपॉन डी टी क्या रिप्रेजेंट करे एक्चुअल में, डी एफ, ये जो डी एफ अपॉन डी टी है ये क्या है, टोटल डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करें, यानी डी एफ अपॉन डी टी की वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे कि यहाँ ऐप से कहाँ जाएंगे हम, सबसे पहले ऐप से एक्स इस तरफ जाएंगे, यहाँ से इधर आएंगे, तो सेम ब्रांच है, इसी ब्रांच में काम कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर क्या लिखेंगे, एक्स में आगे चल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी, मल्टीपल फॉर्म में बताया था। फिर आप क्या करते हो प्लस, अब कहाँ होगे, ब्रांच चेंज करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, और क्या करोगे डी वाई अपॉन डी टी। अब ये तो समझ में आ गया कि इसको डी एक्स अपॉन डी टी क्यों लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स क्योंकि यहाँ पर एक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी पे, जबकि एफ किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई जेड पे, तो एफ 3 पे डिपेंड कर रहा है इसलिए डेल यूज किया, एक्स एक ही वेरिएबल है तो डी एक्स अपॉन डी टी किया। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी। तो आई होप ये डिफ्रेंसिएशन आपको समझ में आ गया होगा इतना पार्ट,
ठीक है। उसके बाद आगे लिखा डी सी अपॉन डी टी, तो सी तो क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो, तो हमने इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स देखो मैंने क्या किया है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको मैंने इस तरीके से लिखा है, कैसे लिखा है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड वाई जे प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के डॉट डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के इक्वल जीरो। तो आपको दिख रहा है कि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। डॉट प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है और के डॉट के वन होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं। तो अगर आप इसे सोल्व करते हो स्टूडेंट्स, तो आपको क्या नजर आएगा कि आई डॉट आई क्या होगा, वन, वन होगा तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी मल्टीपल हो, कैसा दिखेगा। फिर जे डॉट जे, ये जे रहा और ये जे रहा, जे डॉट जे वन करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी टी, तो ये रहा। फिर के डॉट के करोगे तो वन होगा, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड डी जेड अपॉन डी टी इक्वल जीरो। इसका मतलब इस ऊपर वाले पार्ट को, इस ऊपर वाले पार्ट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब आप अगर गौर से देखो स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपने किस में पढ़ा था, ग्रेडियंट ऐप में पढ़ा था, तो ये ग्रेडियंट ऐप हो गया। और आपने अभी देखा है कि वेक्टर आर क्या था, एक्स ऑफ टी आई प्लस वाई ऑफ टी जे प्लस जेड ऑफ टी के, ऐसा ही पढ़ा था। तो अगर आप इसे स्टूडेंट डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, डी आर अपॉन डी टी, तो एक्स का करोगे तो क्या बनेगा, डी एक्स अपॉन डी टी, वाई का करोगे तो डी वाई अपॉन डी टी, और जेड का करोगे तो डी जेड अपॉन डी टी के, ऐसा ही बनेगा। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी आर अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। तो ये बन के आया मेरे पास स्टूडेंट्स डेल एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इक्वल जीरो। अब यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं समझने के लिए, ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था, लेक्चर 2 या लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वेक्टर आर अगर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैंने आपको कहा था कि जो डी आर अपॉन डी टी होता है, ठीक है, उसको मैंने ए से भी रिप्रेजेंट किया था, आपको वेक्टर ए से भी रिप्रेजेंट किया था, जो क्या कहलाएगी, क्या बताया था मैंने, टेंजेंट, टेंजेंट वेक्टर बताया था, याद हो तो। उसके बाद आपने यूनिट टेंजेंट वेक्टर का भी फॉर्मूला पढ़ा था, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ये दो चीज़ें अपन ने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। आर वेक्टर देखा था, पोजीशन वेक्टर, फिर डी आर अपॉन डी टी निकाला था। इस डी आर अपॉन डी टी को क्या कहा था कि ये क्या है, टेंजेंट है। और इसको समझने के लिए मैंने एक ग्राफ भी बताया था स्टूडेंट्स आपको मैंने कुछ ऐसा कहा था कि ये कोई कर्व दिया, इस कर्व के इस पॉइंट पी पे ये तो आर है, और इसकी ये जो टेंजेंट होती है उसको मैंने बताया था डी आर अपॉन डी टी, याद होता आपको, ऐसा चीज़ बताई थी मैंने, कर्व के ऊपर करके बताया था, ठीक है। तो ये क्या था अपना डी आर अपॉन डी टी, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, हमेशा टेंजेंट को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो एक बार दोबारा से मैं कुछ और चीज़ बताता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट्स ए डॉट बी का, क्या होता है, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी और कोस थीटा। तो अगर स्टूडेंट्स ए डॉट बी की वैल्यू जीरो कब आएगी, जब मैं क्या कर दूँ, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर दूँ। तो अगर थीटा की वैल्यू 90 करो तो कोस 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो आप क्या लिखोगे कि ए डॉट बी इक्वल क्या आ गया, जीरो। यानी ये जो थीटा की वैल्यू जीरो हो रही है वो हो किस में रही है, वो ए और बी में हो रही है। देखो ऐसा है, ये इधर तो वेक्टर ए हो गया और ये इधर वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया, और ए और बी के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। और अगर ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है तो हम कह रहे हैं कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब हम स्टूडेंट दोबारा बात करते हैं। हमने अभी पढ़ा कि जो अपने पास कर्व है वो कुछ इस तरीके का है। अगर स्टूडेंट्स ये जो कर्व है, इस कर्व का नाम दे दूँ मैं सरफेस एफ, एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल सी, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये पॉइंट है, किसी पॉइंट पी पे अगर मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो टेंजेंट क्या होगी स्टूडेंट्स, डी आर अपॉन डी टी होगी। और ये कोई वेक्टर आर है जिसकी इसकी पोजीशन है, तो ये तो हो गया आर ऑफ टी, और ये इधर वाला पार्ट हो गया डी आर अपॉन डी टी। तो ये डी आर अपॉन डी टी क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट एफ है एक, और डॉट डी आर अपॉन डी टी
अगर इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने बताया कि ये वैल्यू 0 कब आएगी, तो स्टूडेंट्स ये डेल एफ ग्रेडियंट एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इक्वल 0 कब होगा। अभी आपको बताया कि ए डॉट बी में ये वैल्यू 0 कब आती है, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो 90 डिग्री हो। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसे ए मान लूँ, ये मेरा ए हुआ, आपने अभी देखा था उसके अकॉर्डिंग अगर ये ए है और ये बी है तो ए और बी के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए, तभी हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल। तो अगर यहाँ से मैं 90 डिग्री देखूँ तो इसका 90 डिग्री ये मान लेता हूँ मैं, तो ये मेरा क्या होगा ग्रेडियंट एफ होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया स्टूडेंट्स 90 डिग्री बन गया। ठीक है, तभी हो सकता है ग्रेडियंट एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी। तो ये जो सरफेस आपको दी हुई है स्टूडेंट्स, ये जो इंटायर सरफेस दी हुई है एफ, उससे तो ये क्या हो गया नॉर्मल हो गया, आपको खुद को नज़र आ रहा होगा। आप खुद एक एज्यूम करके देखो, कोई सर्किल बना के देखो, उस सर्किल का अगर ये सरफेस या आप माइंड में स्पेयर मानो, गोला गेंद मानो गेंद। ठीक है, अगर आप गेंद पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो टेंजेंट तो हो गया आपकी डी आर अपॉन डी टी, और उस टेंजेंट से सीधा क्या करोगे, सीधा करोगे तो क्या होगा ऊपर की तरफ होगा। अगर आप वो अपर सरफेस का कोई पॉइंट लेते हो टॉप पे, आप उसका अज्यूम करो कि अगर एक तो उस पर लाइन खींच दो पहले, तो वो लाइन तो क्या हो गई टेंजेंट हो गई, और उससे जस्ट सीधा ले वो 90 डिग्री पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका ग्रेडियंट एफ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वो क्या होगा आपका ग्रेडियंट एफ। और ग्रेडियंट एफ क्या हो गया, सरफेस से क्या होता है हमेशा नॉर्मल होता है, सरफेस से क्या हो गया नॉर्मल, तो ये नॉर्मल नज़र आ रहा है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रेडियंट एफ को हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है उस सरफेस के नॉर्मल है। ठीक है, तो ग्रेडियंट एफ क्या होगा सरफेस नॉर्मल वेक्टर। ग्रेडियंट एफ को क्या बोलेंगे हमेशा सरफेस नॉर्मल वेक्टर। क्यों, क्योंकि सरफेस से हमेशा कितना होता है परपेंडिकुलर। आप देखो ये सरफेस है सी है, इस सरफेस का 90 डिग्री का पता करना हो तो कैसे करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पहले, तभी तो पता चलेगा 90 डिग्री कौन सी चीज़ होती है। अब इसको आप यहीं पर ही नहीं स्टूडेंट्स कहीं पर भी देख सकते हो। कैसे देख सकते हो, जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने, तो इस पॉइंट पे मेरे को चेक करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और टेंजेंट से क्या ले लूँगा 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया ग्रेडियंट एफ हो गया। अब ये ग्रेडियंट एफ पॉइंट पी पे मान लेते हैं, ये ग्रेडियंट एफ पॉइंट क्यू पे हो गया। इसी तरीके से और कहीं पे भी चेक कर सकते हो, जैसे मान लो मैं दूसरा एक सरफेस लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया मैंने पी क्यू आर मान लिया, इस आर पॉइंट पे पहले क्या करूँगा टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, ये लो टेंजेंट ड्रॉ कर दी, फिर आपको इस पर परपेंडिकुलर देखना तो क्या होगा ग्रेडियंट एफ होगा पॉइंट आर पे। तो ग्रेडियंट एफ क्या होगा सरफेस नॉर्मल वेक्टर, यानी इस सरफेस से हर जगह क्या होगा वो परपेंडिकुलर नजर आएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा कि ग्रेडियंट एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इक्वल 0। यस, एक चीज़ और नाम देते हैं स्टूडेंट्स इसको ऑर्थोगोनल। हेंस ग्रेडियंट एफ इज ऑर्थोगोनल टू ऑल वेक्टर्स डी आर अपॉन डी टी। यानी ये क्या, इसकी कंडीशन को क्या बोलते हैं, या दोनों, इसका कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में क्या एंगल है 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेडियंट एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी ग्रेडियंट एफ इज ऑर्थोगोनल टू ऑल वेक्टर इन द टेंजेंट प्लेन। इसलिए हम कहते हैं दैट मीन्स ग्रेडियंट एफ इज नॉर्मल टू द सरफेस, ग्रेडियंट एफ इज नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट अलोंग द कर्व। इसको समझाने के लिए मैंने एक कर्व भी ड्रॉ किया। देखो ये कर्व उसी तरीके से जैसे ये कर्व हो गया, इसका कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट का जो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे होगा, वो क्या होगा हमेशा ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ क्या होता है स्टूडेंट्स सरफेस नॉर्मल वेक्टर। कई बार आपको पैटर्न क्वेश्चन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर, यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर। तो स्टूडेंट्स इसको ना या तो कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्मॉल एन कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसकी जो वैल्यू होगी ना स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सरफेस नॉर्मल वेक्टर कितना होता है ग्रेडियंट टाइप होता है, तो अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये आपका क्या होता है सरफेस नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, एंगल बिटवीन द टू सरफेस। स्टूडेंट्स एंगल बिटवीन द टू सरफेस लाइक ऐसा है, एंगल बिटवीन एनी टू सरफेस, सरफेस क्या दी हुई है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल C1 एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल C2 इज द एंगल बिटवीन देयर कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स गिवन बाय ग्रेडियंट एफ एंड ग्रेडियंट जी रिस्पेक्टिवली। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू सरफेस, देन
कोस थीटा इज इक्वल दिस। क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इसको, आपको ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि आपके पास में कोई भी दो सरफेस दी हुई है। एक सरफेस मान ली मैंने ग्रे इस तरीके की सरफेस एफ, दूसरी सरफेस मान ली मैंने जी सरफेस, एफ सरफेस और जी सरफेस। अब ये क्या कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू सरफेस, यानी इन दोनों सरफेस के बीच में जो एंगल है वो वही एंगल होगा जो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, यानी इनके नॉर्मल्स का जो, जैसे ग्रेडियंट एफ, ये जो एफ दिया हुआ है, ये सरफेस एफ है, इसका अगर नॉर्मल की बात करें स्टूडेंट्स तो नॉर्मल क्या होगा, सरफेस नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया, इसका ग्रेडियंट एफ हो गया। इसी तरीके से ये जो सरफेस जी है, इसका सरफेस नॉर्मल वेक्टर देखोगे इस पॉइंट पे तो क्या हो गया, ग्रेडियंट जी हो गया। तो ये कह रहा है कि एंगल बिटवीन टू सरफेस, यानी दोनों सरफेस के बीच में एंगल जो होगा वही एंगल क्या होगा, इन दोनों के नॉर्मल्स के बीच में होगा। तो ये आपके नॉर्मल्स हैं, इनको क्या बोलते हैं, सरफेस नॉर्मल वेक्टर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, एंगल बिटवीन टू सरफेस इज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स का फॉर्मूला ये होता है कोस थीटा इज इक्वल ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी। स्टूडेंट्स कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये प्रूव करो कि दोनों सरफेस क्या है, ऑर्थोगोनल है। कई बार क्वेश्चन क्या आता है आपके पास कि ये जो दोनों सरफेस हैं ये दोनों क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री, थीटा का मान क्या हो जाए 90 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आप खुद बताओ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 ले लूँ तो कितना लिखूंगा, कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, ये वैल्यू 0 है। तो अगर इसको आंसर 0 आ जाए तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 0 के पास चला जाएगा। तो एक ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बनती है स्टूडेंट्स, ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन बनती है वो क्या बन गई, ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट जी इज इक्वल 0। तो आपको कहीं पर भी नाम आ जाए ना कि मे बी ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल है, दो सरफेस दी हुई हो एफ और जी, और आपको प्रूव करने के लिए बोले कि वो ऑर्थोगोनल है, तो आपको कुछ नहीं करना, ग्रेडियंट एफ निकालना, ग्रेडियंट जी निकालना, डॉट करोगे तो रिजल्ट अगर 0 आ रहा है तब तो वो दोनों सरफेस क्या हो गई, ऑर्थोगोनल हो गई, अदरवाइज वो ऑर्थोगोनल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, क्या लिखा है, फाइंड एन यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप ऑफ द कोन ऑफ रिवोल्यूशन जेड स्क्वायर इज इक्वल 4x² एट द पॉइंट P। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स आपको लेवल सरफेस दी हुई है, एफ निकालो पहले। एफ का मतलब क्या हो गया, जेड स्क्वायर को भी इधर ले आओ। ठीक है, तो इक्वल टू क्या बचेगा 0। तो आपने लिख दिया 4x² प्लस y² माइनस जेड स्क्वायर इक्वल 0। तो ये आपका क्या हो गया, एक एफ हो गया। स्टूडेंट्स एफ से आपको क्या करना होता है, ये आपकी कोई सरफेस हो गई, तो ये सरफेस क्या है, एफ है। इस सरफेस एफ से सबसे पहले क्या निकालना है, ग्रेडियंट एफ। सरफेस नॉर्मल वेक्टर पूछा ना, यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला आना चाहिए आपके माइंड में। क्या होता है, ग्रेडियंट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ। तो ये फॉर्मूला माइंड में क्लिक करना चाहिए, जैसे ही क्लिक करेगा तो आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता ही है, आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब डेल एफ अपॉन डेल एक्स देखो, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स दिखना है तो इसको पूरे को क्या करो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो यहाँ पर देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो क्या बनेगा 8xi। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वाई स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर का 2y, तो 8y, 4 इंटू 2 8yj। जेड स्क्वायर करोगे तो स्टूडेंट जेड स्क्वायर का करोगे तो 2z आएगा। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया पहले वाला, तो ये तो पूरा 0। जेड स्क्वायर का 2z तो क्या बनेगा -2zk। उसके बाद पॉइंट क्या है, पॉइंट कौन से पे पूछा है आपको, 102 पे पूछा है, तो x की वैल्यू 1 कर दो, y की वैल्यू 0 कर दो और z की वैल्यू 1 कर दो, तो ये तो 0 हो जाएगा, पूरा हट जाएगा। यहाँ से क्या बनेगा 8i माइनस 4k बना। स्टूडेंट समझ में आया। अब आपको पूछा है, ये तो नॉर्मल टू सरफेस है, आपको पूछा क्या है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर पूछा है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला आपको ये बताया था, तो आपने ग्रेडियंट एफ तो एज इट इज लिख दिया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, 8 का 64 होता है, 4 का 16 होता है, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 80 हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि 80 को आप क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 5 लिख सकते हो। तो 16 का क्या बाहर आएगा 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास क्या बचा 2i माइनस के अपॉन √5। तो ये स्टूडेंट्स आपका हो गया यूनिट सरफेस नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, चलो और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। आज अपन अच्छे से तैयार करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेक्चर में। यस यस, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू सरफेस। तो स्टूडेंट देखो आपको क्या दिया हुआ है,
टू सरफेस के बीच में एंगल पूछा, तो एक सरफेस एफ दे दी और एक सरफेस फाई दे दी, और दोनों के बीच में एंगल पूछा है किस पॉइंट पे, एट पॉइंट पी। तो आप खुद मानो कि जब भी कोई दो सरफेस अगर दोनों के बीच में एंगल पूछा तो ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट क्या है, पी है, ठीक है। तभी तो निकालेंगे हम ये इनका नॉर्मल्स, किस पे निकलेंगे, इस पॉइंट पी पे। तो ये पॉइंट पी आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पी की वैल्यू कितनी दी हुई है पॉइंट में, 1 -2 और 1 दिया। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ये एफ हो गया और ये फाई हो गई, तो आप एक तो क्या निकालोगे, ग्रेडियंट एफ निकालोगे, दूसरा क्या निकालोगे, ग्रेडियंट फाई निकालोगे, और दोनों के बीच का एंगल निकालना है थीटा। ये थीटा आपसे पूछा है, समझ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और बताऊं कि अगर ये पॉइंट यहाँ इंटरसेक्शन पे है तो ये तो तय है कि ये दोनों इक्वेशन पे है, इस एफ पर भी है और ये फाई में भी है, तो ये पॉइंट दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो अपन ये देखेंगे कि क्या ये सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस एफ में भी पुट कर दो और फाइव में भी पुट कर दो, अगर दोनों का सेटिस्फाई करेगा तब तो इक्वल टू 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो मैंने ये किया, फर्स्ट वी सेल सो दैट पॉइंट पी लाई ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। पहले तो ये कन्फर्म करना है, और हमेशा जब भी ये इंटरसेक्शन का आएगा, ये पॉइंट पूछेगा आपको एंगल बिटवीन टू सरफेस किसी भी पॉइंट पे, तो वो हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कहेंगे ये दो सरफेस है तो इनमें एंगल कैसे पता करेंगे, नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब दोनों क्रॉस करें, तभी हम उसमें एंगल फाइंड आउट कर सकें। तो देखो सबसे पहले एफ सरफेस है, इसमें मैंने क्या कर दिया, ये 1 -2 1 पुट कर दिया इस पूरे में, एक्स वाई जेड की जगह। तो देखो ऐसे लिखा हमने, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया, वाई की वैल्यू -2 है तो -2 का स्क्वायर कर दिया, जेड की वैल्यू 1 है तो 1 कर दिया, ठीक है। फिर -3x तो -3, एक्स की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 लिख दिया। फिर माइनस जेड का स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, सोल्व करने पर क्या आ रहा है स्टूडेंट, 0 आ रहा है। इसी तरीके से 5 में रखोगे तो भी रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये दोनों के इंटरसेक्शन कर रहा है, यानी कुछ कॉमन है, यानी ये पॉइंट पी है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अपने को क्या निकालना है, ग्रेडियंट एफ और ग्रेडियंट जी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं ग्रेडियंट एफ। ग्रेडियंट एफ का फॉर्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स, ये होता है आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड। अब ऐप कहाँ पर है, ये ऐप दिख रहा है आपको, ये ऐप दिख रहा है आपको। इस ऐप को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना पूरे को। तो करेंगे तो ये आप मेरे को जहाँ तक लग रहा है आप इजीली कर सकते हो। आप तो ये वाला पार्ट आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके अंदर हमने पॉइंट पुट कर दिया, पॉइंट पी क्या था 102 दिया हुआ आपको, वो पुट कर दो। पुट करोगे तो आपको इस तरीके से वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको ग्रेडियंट टाइप की वैल्यू मिलेगी। वो ग्रेडियंट टाइप की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, ये होगी। तो आपने ग्रेडियंट टाइप निकाल लिया एट पॉइंट पी। अब हम सेम प्रोसेस किसके साथ करेंगे, फाई के साथ करेंगे। ग्रेडियंट फाई निकालेंगे तो फाई आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये आपको फाई दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ये रहा आपका फाई, ये आपको फाई दिया हुआ है। फाई से आप क्या निकाल सकते हो स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट फाई निकाल सकते हो, वही आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स ये करके। तो आपने देखो यहाँ निकाल लिया आपने आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल जे प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। अगर डेल फाई अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई और डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू रखते हैं तो ये है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट किया है अभी, तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम पॉइंट रख देंगे 1 -2 1। जैसे ये रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया डेल फाई अपॉन डेल फाई की वैल्यू आ गया एट पॉइंट दिस। अब आपको पता होगा स्टूडेंट्स थीटा का फॉर्मूला क्या होता, कोस थीटा इजिकल आपने पढ़ा था ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई अपॉन ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट फाई एंड ग्रेडियंट एफ। तो ये लिख दिया आपने ग्रेडियंट एफ, ये लिख दिया ग्रेडियंट फाई। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो देखो 1 हो गया, 4 का 16 कर दिया, 2 का 4 कर दिया, यहाँ 6 का 36 कर दिया, 4 का 16, 2 का 4 कर दिया। कर सकते हो ऐसा। ये करने के बाद हमने क्या किया, ऊपर वाले को डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, देखो 6 आई डॉट आई 1 होता है तो 6 आ गया, 4 और 4 16 तो -16 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, तो ये आपके पास 4 आ गया। अब नीचे वाला पार्ट क्या होगा, इसको ऐड कर दिया आपने तो ये बन गया आपका √21, ये बन गया आपका √56। नाउ कोस थीटा इजिकल ओवरऑल अपने पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, ऐड करने पर यहाँ बन रहा है -6 अपॉन में बन गया √21 और √56। तो थीटा इजिकल कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स -6 अपॉन √21 √56। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको इस बार इस तरीके से पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी
सो दैट द सरफेस एफ एंड फाई मे बी ऑर्थोगोनल एट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स देखो नाम आ रहा है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब ही क्या होता है, ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले क्लियर हो गई कि ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई इक्वल 0 होगा। दूसरी चीज़ आपको क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि दो सरफेस दिख रहा है, एक एफ दिख रही है और एक फाई दिख रही है। तो एफ और फाई अगर हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है, वो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि ये जो पॉइंट पी होता है ये दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब अभी भी ये इसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो इसको मैं पुट कर रहा हूँ सेटिस्फाई करने के लिए, आप दोनों में पुट करके देख लेना चाहिए। 1 - 1 2, तो इसमें पुट करोगे तो 0 आएगा। लेकिन मैं बी में पुट कर रहा हूँ, फाइव में पुट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ कि इसके अंदर अपने को ए और बी जो वेरिएबल दिए हुए, इसलिए हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ देखो अगर मैं ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए 1 स्क्वायर माइनस बी वाई जेड। तो वाई की वैल्यू तो -1 है, जेड की वैल्यू 2 है, तो -1 और 2 लिख दिया आपने। फिर आगे आ रहा है -a+2, तो -a+2 एक्स की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अगर आप इसे सोल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी थी, जिसमें आपके पास b की वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन दूसरी दी हुई है, ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई, यानी ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन दी हुई है। आपको कह रहा है कि ये दोनों सरफेस क्या है, ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल है तो अपने कुछ नहीं देखना, अपने को ग्रेडियंट एफ निकालना है और ग्रेडियंट फाई निकालना है और इक्वल टू क्या करना है 0 करना है। चलो आगे देखो, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट फाई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट फाई आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड होता है। तो ग्रेडियंट फाई निकालने के लिए स्टूडेंट्स देखो ये आपको दिख रहा है पूरा फाई, ये आपका क्या है फाई है। अगर आपको कहे कि डेल ग्रेडियंट फाई निकालो, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एक बार, तो आपको फॉर्मूला तो पता ही है। तो आई करूँगा मैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स करूँगा, तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स यानी एक्स कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो ये तो क्या हो गया 0। दो जगह दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर का 2 करोगे तो 2ax बनेगा। यहाँ से x का करोगे तो 1 हो जाएगा, तो क्या बनेगा -a+2, ये ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में रखना। ये हो गया i, फिर प्लस क्या करोगे जे के पास क्या करोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट्स इस बार आप क्या करोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई करोगे, तो यहाँ पर देखो इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, तो y क्या आपको पहले में नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 हो गया। यहाँ नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, 0 हो गया। क्या बचेगा, यहाँ पर दिख रहा है y का 1 करोगे तो क्या दिखेगा -bz, फिर प्लस के अब अक्स y के हो गया, अब करेंगे z के, तो z के करोगे तो z भी यहाँ एक ही जगह नजर आ रहा है, तो z का 1 हो जाएगा तो -by बनेगा। स्टूडेंट्स ये आपको आता है तो मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अब डेल फाई अपॉन डेल एक्स की ये वैल्यू ये लिख दी, डेल फाई अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये, डेल फाई अपॉन डेल जेड की वैल्यू ये कर सकते हो। उसके आने इसमें पॉइंट पुट कर दिया p, पॉइंट p आपको ऊपर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये रहा, ये पॉइंट p दिया हुआ है 1 - 1 और 2। तो आप यहाँ जहाँ पर भी आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है ना, वहाँ पर आप क्या कर दो 1 - 1 2 पुट कर दो। तो ये एट पॉइंट p का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एट पॉइंट p का मतलब क्या है, इसमें पूरे में आपको क्या पुट करना है, x की जगह 1, y की जगह -1 और 2। तो ये x y और z की वैल्यू पुट करनी है। इसमें जैसे आप पुट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, ये आपको नया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, ये आ गया ग्रेडियंट फाई। फिर आप क्या करोगे, सेम प्रोसेस से ग्रेडियंट एफ निकालोगे। तो ग्रेडियंट एफ आपको ऊपर एफ दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो ये ग्रेडियंट एफ निकालोगे आप, ग्रेडियंट एफ की वैल्यू आ गई, उसमें पॉइंट पुट कर देना, वही पॉइंट पुट करना है अभी जो किया। ग्रेडियंट एफ निकालोगे तो ग्रेडियंट एफ की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगाएंगे। तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन आपको अभी बताई थी, ग्रेडियंट एफ डॉट ग्रेडियंट फाई इक्वल टू 0। तो ये तो आपने ग्रेडियंट एफ निकाला था अभी, और ये ग्रेडियंट फाई निकाला था, दोनों को इक्वल टू क्या कर दिया 0। अब आपको डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना था स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे आई डॉट आई1, तो ये आई रहा, ये आई रहा, आई डॉट आई1 करोगे तो क्या बचेगा -8a-2, तो ये रहा -8a-2। फिर आप क्या करोगे जे डॉट जे करोगे, तो जे डॉट जे 1 करोगे तो जे और ये जे, तो यहाँ 4 है, यहाँ -2 है, तो -2 भी और एक क्या आ गया 4 आ गया। इसी तरीके से के डॉट 1 करोगे तो 12b बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो कि यहाँ से आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये तो माइनस का 8 भी दिख रहा है आपको, 4 × 2, तो ये कितना हो गया -8b, ये कितना आ गया -8b और प्लस का 12b, तो कितना बचेगा 4b, और 4b को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 4b हो जाएगा। यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन कर लो तो क्या बनेगा -8a और प्लस 16, और b की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स 1 है, तो b की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ पुट कर दिया तो क्या बचा -4। इस 16 को उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा -16, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 = 20, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स
2.5 आ जाएगी, बी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स 2 न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने पहले का आंसर भी लिख दिया है, दूसरे का नहीं लिखा है, ठीक है। तो दूसरे का आप खुद से सोल्व करना, मेरे को बताना आंसर। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एंगल बिटवीन 2 सरफेस पूछा है, तो पहले तो आपको एंगल ये प्रूव आंसर निकालना है। और यूनिट नॉर्मल वेक्टर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको दोबारा से। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि इस सरफेस को आप एफ मान लेना, ये जो सरफेस आपको दी हुई है आप एफ मान लेना। एन केप आपको निकालना है, एन केप कितना होगा, ग्रेडियंट एफ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट एफ। ये आप दोनों क्वेश्चन सोल्व करना है स्टूडेंट्स, और मेरे को सबमिट करना। फिर भी कोई दिक्कत हो आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।